हैप्पी गर्भ संस्कार मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस 6 दिन की वर्कशॉप श्रृंखला में तीसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन होगा जिसमें हम गर्भ संस्कार के बेनिफिट डिस्कस करने वाले हैं। गर्भ संस्कार का पालन करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो सारी बातें हम आज शेयर करने वाले हैं। प्लस पौराणिक और जीवंत एग्जाम्पल्स, किन लोगों की लाइफ में गर्भ संस्कार का इस्तेमाल होने की वजह से कैसे अद्भुत करेक्शन हुए, क्या बेनिफिट उन्होंने पाए, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गर्भ संवाद का डिटेल एनालिसिस। गर्भ संवाद क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ हमारा चौथा टॉपिक होगा 4Q डेवलपमेंट। चारों के चारों क्वेश्चन का डेवलपमेंट माता के गर्भ में बच्चे का कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, वो आपको भी बहुत पसंद है और आपके होने वाले बेबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुस्कुराहट को, स्माइल को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इन तीनों टॉपिक्स को। वैसे 4 टॉपिक हैं पर बेनिफिट्स और स्टोरीज को हम कंबाइंड कर समझेंगे ताकि हर एक एग्जाम्पल को हम एक बेनिफिट के साथ कंपेयर कर समझ पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी यात्रा की। सबसे पहले हम जिन्हें याद करने वाले हैं वो है प्रहलाद और कयाधु। प्रहलाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं, राइट? प्रहलाद की कहानी सभी ने सुनी है। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि कयाधु कौन थी? क्या आप में से कोई कयाधु कौन है उसके बारे में अगर जानता है, कुछ भी जानकारी है अगर आपके पास कयाधु के बारे में, तो आप क्विकली चैट बॉक्स में मुझे शेयर कर बताएं कि कयाधु कौन है। प्रतीक जी, प्रियल जी, अर्चना जी, काफी लोगों को पता है पर कुछ लोग जो साइलेंट बैठे हैं अभी भी, पॉसिबल है कि उनको नहीं पता है। रूपाली जी ने और भी ज्यादा परफेक्ट आंसर दिया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयाधु, मतलब के प्रहलाद की माता। अब माता और पुत्र के बीच का क्या ऐसा अनोखा संबंध रहा, क्या ऐसी घटना हुई प्रेगनेंसी के दरमियान कि जिसकी वजह से एक राक्षस के घर में, एक दानव के घर में भगवान का भक्त ऐसा प्रहलाद पैदा हुआ, राइट? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु तो राक्षस था, तो ऐसे राक्षस के घर में भगवान का भक्त कैसे पैदा हो सकता है? ये कोई चमत्कार नहीं था, ये गर्भ संस्कार का पालन था। गर्भ संस्कार का बेनिफिट था कि एक राक्षस के घर में भी भगवान का भक्त पैदा हुआ। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान पा लिया था कि मैं दिन में नहीं मर सकता, रात को नहीं मर सकता, पुरुष से नहीं मर सकता, स्त्री से नहीं मर सकता, किसी पशु पक्षी से नहीं मर सकता, घर के अंदर नहीं मर सकता, घर के बाहर नहीं मर सकता। अरे भाई तू मरेगा कैसे? और यही तो उसके वरदान की खासियत थी। उन्होंने पहले तो मांगा था अमरत्व, पर भगवान ने उन्हें अमरत्व देने से मना कर दिया। तो उसकी जगह उन्होंने बहुत दिमाग से, भले एक राक्षस था पर दिमाग वाला राक्षस था, इंटेलिजेंट था, तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि जिसकी वजह से उसे मारने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए, राइट? मैं जमीन पे नहीं मर सकता, आसमान पे नहीं मर सकता। तो ये सारी चीजों की वजह से इंद्र लोक में हड़कंप मच गया। इंद्र भगवान बड़े टेंशन में आ गए कि यार इतना पावरफुल वरदान इसने ले लिया है, अब इसे कोई मार ही नहीं सकता, तो अब तो ये तय है कि ये इंद्रलोक पर सबसे पहला अटैक करेगा। और हिरण्यकश्यप की महत्वाकांक्षा भी यही थी कि वो सारे लोकों पर अपना अस्तित्व जमाना चाहता था, अपने आप को भगवान बनाना चाहता था। तो इस चीज से कुछ रास्ता निकालने के लिए, बचने के लिए, हिरण्यकश्यपु के इस आक्रमण से बचने के लिए इंद्र ने कोई योजना बनाई। और योजना ये थी कि कयाधु का अपहरण किया जाए, क्योंकि कयाधु गर्भवती थी।
तो गर्भवती पत्नी का डर बताकर पॉसिबल है कि हिरण्यकश्यप को थोड़े समय के लिए कंट्रोल में रखा जाए। यस, ये जो किडनैपिंग की प्रोसेस है ना, ये कोई नया डेवलपमेंट किया गया तरीका नहीं है। ये हमारे इंद्र ने शुरू किया था और सबसे पहला किडनैपिंग हुआ था कयाधु का। तो अपनी योजना के अनुसार इंद्र ने कयाधु को किडनैप किया और किडनैप कर कर वो उसे इंद्रलोक लेकर आ रहे थे छुपाकर रखने के लिए। और जब भी ऐसी कोई बड़ी हिलचाल होती है ना इंद्रलोक में, तो सबसे पहले कौन पहुंच जाता है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए? यस, गैस करिए कि कौन है जो इंद्रलोक की सारे परेशानियों, देवलोक की सभी परेशानियों का सॉल्यूशन करने के लिए तैयार होते हैं? यस, नारायण 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 करते करते नारद जी पहुंच गए। रास्ते में ही उन्होंने इंद्र को रोका कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप? आपको पता है ना कि एक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, और आप तो उससे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, आप तो उसे परेशान कर रहे हो। ये इंद्र को शोभा नहीं देता। तब इंद्र ने अपनी सारी मजबूरी बताई कि भाई ये परेशानी है, अभी इसको कंट्रोल में नहीं लूंगा तो हिरण्यकश्यपु ये कर लेगा, वो कर लेगा, वगैरह वगैरह। इस समय नारद जी एक सॉल्यूशन बताते हैं। नारद जी कहते हैं एक काम कर, तू कयाधु को मुझे सौंप दे, मैं कयाधु को मेरे आश्रम में ले जाता हूं, देखभाल मैं उसकी ढंग से करूंगा, और तेरा जो भी इंद्र से हिरण्यकश्यपु से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को तू तेरे एंड पर हैंडल कर। डिक्लेयर मत करना कि भाई कयाधु कहाँ है, तेरे पास ही ऐसी ही बात रखना। और ये तय होता है हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को कि जिसके गर्भ में प्रहलाद पल रहा था, उससे नारद जी लेकर पहुंच जाते हैं अपने आश्रम में। अब नारद जी तो थे संत, गर्भ संस्कार के ज्ञान को, प्रेग्नेंट लेडी का क्या केयर करना चाहिए, इस पूरी बात को अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने कयाधु को अपनी बेटी की तरह प्यार देना शुरू कर दिया। आश्रम के जितने भी लोग थे वे सब भी कयाधु का बड़ा ध्यान रखते, बहुत प्यार से उसकी देखभाल करते। और नारद जी का आश्रम था तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर डिस्को डांडिया तो होने से रहा, वहां पर सास बहू की सीरियल्स देखने को नहीं मिलने वाली थी। वहां पर उल्टा का कयाधु को भगवान का भजन सुनने मिलता, कथा, कीर्तन, आरती, आश्रम में होने वाली तमाम सात्विक क्रियाओं में कयाधु ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कयाधु को उसमें बड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा। साथ ही साथ वो आश्रम में बना हुआ सात्विक भोजन लेती थी। इन सभी क्रियाओं की इंपैक्ट गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग में नोटिस हो रही थी। कल हमने पढ़ा था ना कि 80% ब्रेन माता के गर्भ में बन जाता है। तो माता ने इन 9 महीनों के दरमियान जो सात्विक क्रियाएं की, जो भगवान का भजन किया, जो पॉजिटिविटी इकट्ठी की, वो सारी चीजें बच्चे के दिमाग में भी स्टोर होती रही। और यही रीजन था कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ तब वो राक्षसों के शब्द बोलने की जगह नारद जी का शब्द नारायण नारायण बोलते हुए उसका जन्म हुआ, और एक राक्षस के घर में भी भगवान का भक्त पैदा हो सका। तो ये है गर्भ संस्कार का पहला फायदा। अगर प्रेगनेंसी के दरमियान माता पिता साथ में मिलकर एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करते हैं, तो पॉसिबल है कि जो गलतियां, जो कमियां हम में हैं, वो कमियां हम हमारे होने वाले बच्चे में ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे। राइट? क्योंकि अगर एक राक्षस के घर में भगवान का भक्त पैदा हो सकता है, तो हमारे बीच में तो अब कोई राक्षस नहीं है ना। हमारे अंदर छोटी मोटी राक्षस वृत्तियां जरूर है। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को लालच बहुत है, किसी को ईर्ष्या बहुत आती है, किसी को व्यसन हो गए हैं। तो हम इन सब चीजों पर जरूर काम कर सकते हैं और होने वाले बच्चे में ये संस्कार न आए, अच्छे संस्कार आए, ऐसी कोशिश कर सकते हैं। ये था गर्भ संस्कार का पहला फायदा। अब हम गर्भ संस्कार का दूसरा फायदा समझने के लिए शिवाजी महाराज और जीजाबाई को याद करते हैं। हम सभी ने ये कहानी, ये घटना भी बहुत अच्छी तरीके से सुनी हुई है कि जीजाबाई ने कैसे संजोगों में एक शूरवीर बालक को जन्म दिया। जब जीजाबाई गर्भवती थी तब बड़ी कठिन परिस्थिति थी, उनके आसपास युद्ध का माहौल था। ये ऐसी परिस्थिति थी कि जब शिवाजी माता के गर्भ में थे
और शिवाजी की माता मतलब कि जीजाबाई के पति ने दूसरी शादी कर ली। उसी समय युद्ध का माहौल इतना खतरनाक था कि जीजाबाई को भी युद्ध का भय कॉन्स्टेंटली सताता रहता था। ऐसी सिचुएशन थी कि जीजाबाई को भी युद्ध की क्रियाओं में सम्मिलित होना पड़ता था, घायल सैनिकों की सेवा करनी पड़ती थी और मुगल साम्राज्य वाले लोग जिनके कोई भी एथिक्स नहीं थे, वो कभी भी अटैक कर देते थे। बालक हो, स्त्री हो, गर्भवती हो या बुजुर्ग हो, कोई भेदभाव नहीं था उनके मन में। ऐसे भय के वातावरण में भी जीजाबाई ने कॉन्स्टेंटली अपने गर्भ में पल रहे बालक को एक ही विचार दिया, शूरवीरता का। सोचिए, भय का वातावरण था, मौत का खतरा था। ऐसी कंडीशन में भी माता ने बच्चे को कौन सी लोरियां सुनाई जहां पर शूरवीरता की बातें हो रही थी। साथ ही साथ माता ने बच्चे को गर्भ में ही एक लक्ष्य दे दिया कि तेरा जन्म मुगल साम्राज्य के सर्वनाश के लिए होने वाला है। तुझे पूरे भारत में मराठा साम्राज्य को प्रस्थापित करना है। तो सोचिए, अगर इतने नेगेटिव वातावरण में जहां मौत का खतरा है, ऐसे नेगेटिव वातावरण में भी माता अपने होने वाले संतान को शूरवीरता के पाठ पढ़ा रही है। और हम अगर हमारी बात करें तो हमारे आसपास छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, सास बहू के झगड़े, अड़ोस पड़ोस में कोई छोटी मोटी अनबन, हस्बैंड वाइफ में कोई छोटी मोटी अनबन, आर्थिक प्रश्न या ये कोरोना जैसी छोटी मोटी बीमारियों की परेशानी। और हम इन सब चीजों में इतने सारे टेंशन में आ जाते हैं, इतने सारे नेगेटिव विचारों में आ जाते हैं कि हम हमारे बच्चे की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाते। तो जीजाबाई से हमें ये बात सीखनी है कि अगर मौत के भय को भी माता पचा सकती है, तो ये जो छोटे मोटे प्रश्न है, सास बहू के प्रश्न या फिजिकल छोटी मोटी तकलीफें, इनकी हैसियत ही क्या है? ये हमारे बच्चे के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये विचार हर एक माता को कंफर्म करना है अपने मन में कि किसी भी नेगेटिव विचार की हैसियत ही नहीं है। और इसीलिए ये शक्ति भगवान ने हर एक माता को दी है। देखिए, भगवान ने सर्जन करने की शक्ति दुनिया में और किसी को नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ माता को दी है, एक स्त्री को दी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक स्त्री के अंदर सहन शक्ति, सर्जन की शक्ति भी रखी है। स्त्री कितनी भी कॉम्प्लेक्स परिस्थिति क्यों ना हो, अपनी सहन शक्ति से उस परिस्थिति को हटाकर अपना सर्जन का कार्य श्रेष्ठ बना सकती है। ये ताकत हर एक माता में है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पुरुष चाहे कितनी भी बड़े डींगे हाँक ले, पर वो सर्जन का काम नहीं कर सकता। ये सबसे पावरफुल जिम्मेदारी भगवान ने मात्र और मात्र माता को दी है। तो आप सभी में वो ताकत है, आप सभी में वो शक्ति है। आपको सिर्फ जीजाबाई को याद करना है, उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है और ये सोचना है कि कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, वो मौत की परेशानी तो नहीं है ना। तो माता तो मौत के डर को भी निगल सकती है, पचा सकती है। जैसे शिवजी ने विष पी लिया था ना, वैसे माता इस प्रेगनेंसी के समय में हर एक परेशानियों को पी सकती है और एक श्रेष्ठ सर्जन कर सकती है। यस, एक माता 100 शिक्षकों के बराबर है। यस, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, ये कहावत बहुत बड़ी बात हमें समझाती है। तो ये है गर्भ संस्कार का दूसरा फायदा। कितनी भी कॉम्प्लेक्स परिस्थिति क्यों ना हो, माता चाहे वैसा सर्जन कर सकती है। ये ताकत आप सभी माताओं में भगवान ने रखी है, बस आपको उसे पहचानना है और उसका अमल करना है। उसका अमल करने के लिए गर्भ संस्कार का पालन आपका श्रेष्ठ हथियार बनेगा। आइए एक और ऐसी कहानी सुनते हैं, अभिमन्यु और सुभद्रा की। यस, ये कहानी भी हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी ही थोड़े दिनों पहले हमने महाभारत के सारे एपिसोड्स वापस देखे थे, राइट, लॉकडाउन के समय में। तो हमने इसका रिवीजन भी किया होगा। क्या था ये प्रसंग? तो जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब उनके भाई श्री कृष्ण ने अपनी गर्भवती बहन को चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है उसकी पूरी कथा, उसकी पूरी घटना सिखाई। और ये सिखाते समय, समझाते समय 6ठे कोठे तक तो सुभद्रा जाग रही थी। जैसे ही 7वें कोठे की बात आई, सुभद्रा की आंख लग गई।
और उसी के परिणाम स्वरूप गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने ये बात सुनी नहीं और युद्ध के समय छठे कोठे तक तो अभिमन्यु आराम से पहुंच गया, पर सातवां कोठा उससे आता नहीं था और परिणाम स्वरूप सातवें कोठे में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इस पूरी घटना में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कृष्ण भगवान ने ये जल्दबाजी क्यों की? क्यों अभिमन्यु को माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदने जैसी जटिल प्रक्रिया सिखाई? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? हम सब तो ये मानते हैं ना कि बच्चा 5-6 साल का हो जाए उसके बाद उसे ABCD क ख ग घ या 1 2 3 4 सिखाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने युद्ध नीति जैसी इतनी जटिल बात गर्भ में क्यों सिखा दी? ये तो कृष्ण भगवान की गलती हुई ना। अगर उन्होंने जल्दबाजी नहीं करते हुए अभिमन्यु बड़ा हो जाता उसके बाद सिखाया होता तो अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है। क्या ये बात सही है? आपका क्या व्यू है? कृष्ण भगवान ने गलती की या सही किया? आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हेमा जी कह रही हैं सही किया, प्रतीक जी भी कह रहे हैं सही किया, गर्भ में ही सिखा देना चाहिए था, बाद में सिखाना नहीं सही है। तो क्यों? इस बात को हम समझते हैं कृष्ण भगवान के ही दृष्टिकोण से। देखिए, कृष्ण भगवान हमें सभी को ये एक मैसेज देना चाहते थे कि बच्चे का 80% ब्रेन जब माता के गर्भ में बन रहा है तब वो सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं सीख सकता, वो युद्ध नीति जैसी जटिल शिक्षा भी पा सकता है। ये विचार हमारे मन में स्पष्ट करवाने के लिए उन्होंने गर्भ में ही शिक्षण दिया। और अब इस कहानी को थोड़ा और ज्यादा विस्तार से हम समझते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, करोड़ों सैनिक थे, करोड़ों शूरवीर थे जो अपनी अपनी कलाओं का, अपनी अपनी युद्ध नीति का वहां पर प्रदान कर रहे थे। इस समय चक्रव्यूह को जानने वाले सिर्फ 5 या 6 लोग थे। करोड़ों शूरवीरों में 5-6 लोगों से ज्यादा अतिरिक्त किसी को चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं था। अब ये 5-6 लोग कौन थे? तो इनमें द्रोणाचार्य, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु का नाम हम बाद में लेते हैं, अर्जुन, भीष्म पितामह, ऐसे दिग्गजों का समावेश होता था। यहां तक के युधिष्ठिर या भीम, ये सब भी, दुर्योधन, ये सब भी कोई चक्रव्यूह भेदना नहीं जानते थे। इन सभी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक 16 साल का बच्चा अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना जानता था। अब शायद आप सबको जानकर आश्चर्य भी होगा कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ये जो 6 कोठे भेदना सीखा था ना, उसके बाद 16 साल का हुआ तब तक उससे वापस किसी ने चक्रव्यूह के बारे में कुछ नहीं सिखाया। जो उसने माता के गर्भ में सीखा था वही सीधा उसने रणभूमि में इस्तेमाल किया। वो उसको रिकॉल भी रणभूमि पर ही हुआ कि ये तो मुझे आता था। तो ये बात हमें साबित करती है, ये बात हमें समझाती है कि माता के गर्भ में बच्चा जो सीखता है ना, वो लाइफ लॉन्ग याद रह जाता है। जन्म के बाद सीखा हुआ शॉर्ट टर्म मेमोरी, मिड टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी में से कहां जाएगा हमें पता नहीं है, राइट? तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत कब करनी चाहिए? माता के गर्भ में। तो हमें ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि अभिमन्यु के उदाहरण से हमें बच्चे को गर्भ में ही श्रेष्ठ शिक्षा का ज्ञान देना शुरू कर देना है, बेसिक्स सिखाना शुरू कर देना है। यस, यहां पर एक बात और समझनी है। देखिए, सुभद्रा जब 7वां कोठे की बात आई तब सो गई और उसके परिणाम स्वरूप बच्चे तक वो बात नहीं गई। तो माता को यहां पर सुभद्रा से ये बात भी सीखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब जागना है और कब सोना है। जब कोई नेगेटिव बात आ रही है, जब कहीं कोई खराब डिस्कशन चल रहा है, तो आपको सो जाना है उस समय। और जब कोई पॉजिटिव बात चल रही है, अच्छी बात चल रही है, तब आपको जागरूक रहना है और उस बात को सुनकर समझकर अपने बेबी तक पहुंचानी है, राइट? तो ये मतलब नहीं है इसका कि सोना बिल्कुल नहीं है, राइट? सुभद्रा सो गई थी तो गड़बड़ हो गई थी। सोना तो है ही, आपको दिन में 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, पर जब भी कोई अच्छी बात चल रही है तब आपको जागरूक रहना है और उसे प्रॉपर तरीके से समझना है। तो ये था गर्भ संस्कार का तीसरा फायदा। ये तो सारे थे पौराणिक प्रसंग, पर क्या कोई जीवंत उदाहरण भी है
कि जिनके अंदर हमने गर्भ संस्कार को देखा हो, उनकी लाइफ में भी गर्भ संस्कार की इंपैक्ट देखने को मिली है। तो यस, ऐसा जीवंत उदाहरण अब मैं आपके संग शेयर करने जा रहा हूं। आज से कुछ साल पहले गुजरात में एक गर्भवती माता को उनके पति ने महाभारत सुनाना शुरू किया। अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि महाभारत प्रेगनेंसी के दरमियान नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि महाभारत के अंदर लड़ाई झगड़े की बातें आती है। पर इस पिता ने अपनी गर्भवती पत्नी को महाभारत के किस्से सुनाए और उसका परिणाम आया कि आज वो बच्चा पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है। यस, मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूं। नरेंद्र भाई मोदी के पिता दामोदर दास जी, जो कि एक शिक्षक थे। नरेंद्र भाई मोदी के पूरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, तो पॉलिटिक्स में वो इतने पावरफुल कैसे बने? तो उसका रीजन था गर्भ में सुना हुआ महाभारत। महाभारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है पॉलिटिकल साइंस का। उसमें जितना पॉलिटिक्स है ना, उतना पॉलिटिक्स विश्व में और किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। तो जो बच्चा माता के गर्भ में ही पॉलिटिक्स में पीएचडी कर कर जन्म लेता है, वो फिर पॉलिटिक्स में पावरफुल बनता है, इसमें आश्चर्य की कहां बात है। हम यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे, पर नरेंद्र मोदी के अंदर पॉलिटिक्स का गुण कूट कूट कर भरा है, ये तो विश्व का हर एक इंसान मानेगा। तो यहाँ पर उनके माता पिता को शायद गर्भ संस्कार क्या है वो नहीं पता था, पर जाने अनजाने उन्होंने जो श्रेष्ठ कार्य किया, उन्होंने रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इन सब ग्रंथों का पठन किया। उसकी इंपैक्ट आई कि होने वाले बच्चे के अंदर श्रेष्ठ संस्कार आए। तो यहां पर हमें एक बात समझनी है कि महाभारत में युद्ध की बातें तो भरपूर है, पर आप उसे किस दृष्टिकोण से सुनते हैं उस पर निर्भर करता है। नरेंद्र भाई मोदी के पिता ने अपनी पत्नी को राजकीय दृष्टिकोण से उस ग्रंथ का पाठ करवाया। उन्होंने अगर युद्ध नीति की बातें करवाई होती, सिर्फ नेगेटिव अप्रोच से सिखाया होता, तो शायद नेगेटिविटी ज्यादा आती। तो आप किस चीज को किस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होती है। हर एक ज्ञान के दो पहलू होते हैं, आप उसमें से अच्छा भी निकाल सकते हैं, बुरा भी निकाल सकते हैं, राइट। मैं खुद महाभारत सीरियल के सारे एपिसोड देख रही हूँ, बट पॉजिटिव थिंग ही ऑब्जर्व करना करे तो बेटर है। यस अर्चना जी, आपने बिल्कुल परफेक्ट बात कही कि हमें कुछ भी आप देखिए, पढ़िए, आप उसमें से पॉजिटिव ले पाते हैं तो आप पढ़िए। अगर आप उसमें से नेगेटिव ले रहे हैं तो बंद कर दीजिए, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। पर अगर आप नेगेटिव विचार वहां से ले रहे हैं तो क्विट, उसे छोड़िए, थोड़े दिन के बाद वापस ट्राई करिएगा, पर नेगेटिव विचार हमें नहीं लेने। तो ये तो था नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है जाकिर हुसैन साहब का। हम सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन विश्व के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में से एक है। इन्हें इंटरव्यू में पत्रकारों ने पूछा कि आप इतना सहजता से तबला कैसे बजा सकते हैं? तो जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि मैंने तबला वादन अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। कैसे? तो मेरे पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान, जब मैं माता के गर्भ में था, तब मेरी माता के पेट पर हल्के हाथों से तबला वादन करते थे, और तबला वादन करते करते तबला के जितने भी सुर ताल हैं वो मुझे सुनाते रहते थे। तो मैंने तबला वादन की ट्रेनिंग माता के गर्भ में ही शुरू कर दी। तो जब मैंने जन्म के बाद फॉर्मली तबला सीखना शुरू किया, तो मुझे एफर्ट ही नहीं करने पड़े, मुझे वो सारे सुर आते थे, वो ताल आते थे, मैंने सुने हुए थे, तो मेरी उंगलियां अपने आप तबला पर बजने लगी। और यही रीजन है कि आज भी किसी भी आर्ट फॉर्म का आर्टिस्ट ये कभी नहीं कहेगा कि मैं प्रैक्टिस करे बिगड़ जाकर परफॉर्म करता हूं। जाकिर हुसैन साहब एकमात्र ऐसे आर्टिस्ट है जो कहते हैं कि मैं स्टेज पर जाकर ही स्टार्ट करता हूं, मुझे पहले सोचने की, समझने की या रियाज करने की कोई रिक्वायरमेंट आज तक नहीं पड़ी। तो माता के गर्भ में कला का सर्जन होना भी शुरू हो जाता है, अगर उस दृष्टिकोण से माता पिता काम करना शुरू करें तो। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं। यस, ये महाशय कौन है, क्या आप सब जानते हैं इनको? अगर आप में से कोई भी इनको जानता है, इनके बारे में कुछ नॉलेज है, ये कौन है, क्या इनका नाम है, तो आप फटाक से चैट बॉक्स में लिखकर शेयर करिए कि यस ये कौन है।
यस, महाराष्ट्र से जो लोग हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हें इनका नाम पता होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेसिकली ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र और वहां पर इनका प्रचलन बहुत ज्यादा है। यस, पुनीता जी, बंसी जी, राशि जी, यू ऑल आर राइट। ये है शिवमणि, बहुत जाने माने ड्रमिस्ट। शिवमणि जी इतने ख्यातनाम हैं कि ए आर रहमान भी अपने लाइव कॉन्सर्ट्स जब भी करते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, वो ड्रम के सेक्शन में तो कंपलसरी शिवमणि को ही साथ लेकर जाते हैं। बॉर्न आर्टिस्ट। शिवमणि ने अपनी लाइफ में कभी भी ड्रम सीखा नहीं है। स्टिल ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रमिस्ट। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो द हिंदू को अपना एक इंटरव्यू देते समय उन्होंने ये बात बताई कि मैंने माता के गर्भ में ड्रम वादन सीखना शुरू कर दिया था और मेरी माता की जो हार्ट बीट्स थी ना, वो मेरा पहला सुर थी, वो मेरा पहला लय थी और उसके आधार पर मैंने ड्रम बजाना सीखना शुरू किया था। और इसी की इम्पैक्ट ये रही कि मुझे मेरी पूरी लाइफ में कभी ड्रम बजाना सीखना नहीं पड़ा। वो मेरे ब्लड में, मेरे शरीर के हर एक रक्त के कण में ड्रम का ताल है, ड्रम ड्रम के सुर हैं और मैं ड्रम बड़ी आसानी से बजा लेता हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, अनुभव, ये सारे लिविंग लोग हैं, राइट? इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है। हम इन सभी लोगों को मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनका इंटरव्यू ले सकते हैं, इतने सहजता से उपलब्ध लोग हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ भारत में ही गर्भ संस्कार का इंपॉर्टेंस है। गर्भ संस्कार जाने अनजाने में भी जो पालन कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में भी गर्भ संस्कार का इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पर हम एक 8 महीने की बच्ची को देखने जा रहे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग करती है, जिसे चलना नहीं आता, पर वो रॉक क्लाइंबिंग करती है। कैसे ये मुमकिन हुआ? चलिए देखते हैं। Our next guest learned how to rock climb when she was just 8 months old. 2 months later, she learned how to walk. From Flagstaff, Arizona, please welcome 1-year-old Ellie and her parents, Rachel and Zach. Hi, Ellie. Hi. There's a lot of people here, huh? Hi, precious. Okay, so you were both rock climbers. We are, yes. My husband Zach's been climbing for about 20 years, and I've been climbing for 14 years. Okay, and she's your only child? She is, yes. Okay, so when and how did this start, that she would just climb a wall? 8 months old. I think we got her actually grabbing holds and feeling out the wall at about 6 months old. She was climbing on her own at 8 months old, and then she walked at the later part of 10 months. She was solid by 11 months walking. What's amazing, when I watched this for the first time, she literally will get stuck and realize, and to be that young, to realize she has to go backwards and grab, to be able to grab another. Yeah, I think that Zach and I always knew. यस, तो ये जो पूरी घटना थी, मैं थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद भी करता हूँ। एली एक ऐसी बच्ची है कि जिसने 6 महीने की उम्र में रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो ग्रिप पकड़नी चाहिए, जिस तरह से पाँव की पोजीशन लेनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 8 महीने की ये बच्ची रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी, हमने उसका वीडियो देखा। 10 महीने की जब हुई तब इसने चलना सीखा। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? तो एली के माता पिता दोनों रॉक क्लाइंबर हैं और प्रेगनेंसी के दरमियान भी उन्होंने जब तक पॉसिबल था तब तक अपनी रॉक क्लाइंबिंग की एक्टिविटीज को चालू रखा। तो जो क्रियाएं माता पिता ने प्रेगनेंसी के दरमियान की, वो बच्चा अपने आप सीख कर पैदा हुआ। उसके लिए उसे सिखाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये इम्पैक्ट रियल लाइफ में सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के हर एक इंसान की लाइफ में लागू होता है, जो अगर गर्भ संस्कार को प्रॉपर्ली समझ लेगा और फॉलो करेगा तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यस, ये एग्जांपल है ये महाशय का। क्या आप सभी जानते हैं इनको? ये कौन है? यस, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, ये प्रश्न पूछना चाहिए, राइट? हम सभी जानते हैं कि ये कौन है। भारत के बड़े जाने माने पार्श्व गायक, मेल सिंगर, मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर और काफी सालों तक जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, आपकी हमारी जो उम्र है, हमने तो सोनू निगम के गाने गाकर ही हमारी लाइफ का मेन हिस्सा
शुरू किया था, राइट? जो रोमांटिक सॉन्ग्स का एक पूरा अलग ही माहौल सोनू निगम के गीतों द्वारा बना था, इनका जीवन भी 100% गर्भ संस्कार पर ही आधारित है। चलिए इस बात को हम सोनू निगम की आवाज में ही सुनते हैं। मेरे पैदा होने से पहले मम्मी प्रेग्नेंट है। पहली बार टीवी देखा और लता मंगेशकर जी गाना गा रही है और मम्मी ने देख के बोला कितना मजा आया अगर मेरा भी ऐसा बेटा हो जाए जो लता मंगेशकर की जैसे गा रहा हो। उसके कई सालों के बाद में लता जी का इंटरव्यू में ले रहा हूँ, उनको मैं ये बात बता रहा हूँ। वाह क्या बात। यस, सोनू निगम खुद इस बात को इजहार कर रहे हैं। उनकी माता ने टीवी पर सिर्फ लता मंगेशकर को गाना गाते सुना, इससे बात खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इस बात को विचार करते रहे, सोचते रहे, गाने सुनते रहे। उनके मदर बहुत बढ़िया गायक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? पर उन्होंने एक प्रॉपर विचार पकड़ा और उससे फॉलो किया और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि होने वाले बच्चे के अंदर भी वो गुण आ गए। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, डोंट वरी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं आता तो बच्चे को नहीं ही आएगा। आप सोचिए कि ये बच्चे को आना चाहिए, उस प्रकार की एक्टिविटीज करते रहिए। आप गलत भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप कोशिश करेंगे ना तो बच्चा सीखना शुरू कर देगा। तो ये सारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जो हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि सब कुछ माता के हाथ में है। माता पिता मिलकर प्रेगनेंसी के दरमियान जैसा जीवन जिएंगे, जैसी एक्टिविटीज करेंगे, उसका इम्पैक्ट होने वाले बच्चे पर होने वाला है, वही बच्चा सीखेगा। और ये सब एग्जाम्पल्स तो आपने देखे जो जाने माने लोग थे। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहा हूं जो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार का हिस्सा है। पिछले 1-2 साल में जिन बच्चों का जन्म हुआ है और उनके माता पिता ने मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार के साथ मिलकर वर्कशॉप किया, हमारा कोर्सेज ज्वाइन किए, हमारे एप्लीकेशन यूज किए और उन्हें क्या परिणाम मिले। तो यहाँ पर हमारे एक मित्र है जो बता रहे हैं कि माय सन वाज स्पीकिंग ओम, ही वाज जस्ट 3 months ओल्ड, ओनली ड्यू टू मैजेस्टिक गर्भ संस्कार, थैंक यू वेरी मच। 3 महीने में बच्चा ओम चैंटिंग करना शुरू कर दिया। अब सुनिए 7वें महीने पे क्या हुआ। नाउ ही इज 7 months ओल्ड and he is reading book. This is happening only because of मैजेस्टिक गर्भ संस्कार। अब देखिए वो बच्चा बुक जो पढ़ रहा है ना, वो फोटोग्राफ भी उन्होंने क्लिक कर यहाँ पर भेजा है। अब हम सभी जानते हैं कि उसे अभी पढ़ना नहीं आता, पर 7 महीने का बच्चा एक परफेक्ट इंसान की तरह, एक एडल्ट की तरह ढंग से बुक को पकड़कर, होल्ड कर उसे पढ़ने की मुद्रा में बैठ सके ना, यही दिखाता है कि उसको रीडिंग में कितना इंटरेस्ट होने वाला है थोड़े दिनों में। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आ रही है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। यस, ये एक और बच्चा है जो 3 महीने की उम्र में ही आपकी और मेरी तरह स्पष्टता से ओम मंत्र का उच्चार कर सकता है, और इससे तो हम लाइव सुनते भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस बच्चे का लाइव जो वीडियो उनके मम्मी पापा ने लिया था वो अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार फिर से हम प्ले करते हैं। और वो इतना स्पष्टता के साथ बोल रहा है बिकॉज माता ने भी प्रेगनेंसी के दरमियान ओम चैंटिंग प्रॉपरली किया था, इंटरेस्ट से किया था, तो बच्चा वो चीजें सीख रहा है। देखिए छोटी उम्र है तो अभी यही कारनामे दिखा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तब तब इन बच्चों में से भी हमें और आउटपुट मिलने शुरू होंगे कि यस, जो चीजें माता ने सिखाई गर्भ में उसका बेस बच्चे के अंदर पावरफुली दिख रहा है। तो ऐसे अद्भुत एग्जाम्पल्स हमने अर्वाचीन युग से, प्रहलाद और अभिमन्यु के युग से लेकर अभी 2-4 महीने पहले जन्म लिए बच्चों की लाइफ में भी नोटिस किए। तो ये है गर्भ संस्कार के सारे फायदे। इनके द्वारा हम बच्चे के अंदर श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ शिक्षण, उसका अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ ला सकते हैं। और यही तो माता पिता की जिम्मेदारी है, यही तो माता पिता की इच्छा है। माता पिता क्या चाहते हैं और कि बच्चा अच्छा हेल्दी हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छा एजुकेशन हो उसके अंदर,
उसके अंदर अच्छी समझदारी हो, सुखी रहना सीख ले। तो बस यही बातें हमें गर्भ संस्कार के थ्रू बच्चों को सिखानी है। तो ये था आज का हमारा थियरी सेशन, कि जिसके अंदर हमने हर एक बातों को एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश की। कैसे कैसे चमत्कार गर्भ संस्कार के पालन के द्वारा लोगों ने पाए हैं। ऐसे और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो हम 5वें दिन और देखेंगे। आज तो हमने हमारे साथ जुड़े हुए फैमिलीज में से सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको बताए। ऐसे और एग्जाम्पल्स हम आपको 5वें दिन दिखाने वाले हैं। करीबन 10-12 एग्जाम्पल्स और दिखाएंगे कि जिन लोगों ने गर्भ संस्कार का कोर्स हमारे साथ फॉलो किया और अद्भुत परिणाम उन्होंने पाए। आज अब हम गर्भ संस्कार की जो एक्टिविटी है, गर्भ संवाद, वो क्यों करते हैं, क्या उसका बेनिफिट है, उसके बारे में अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जा रहे हैं। थियरी हमारा कंप्लीट हो गया। तो गर्भ संवाद क्यों करना है, क्या फायदा है गर्भ संवाद करने का। तो हम इस बात को समझते हैं 4-5 महीने 6 महीने पहले की आपकी फीलिंग के साथ कंपेयर कर। जब अचानक से 21 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और अचानक से पूरा भारत थम गया, हम सभी हमारे घरों में कैद हो गए, और फिर ये सिलसिला जो 7 दिन या 15 दिन के लिए था, वो देखते ही देखते 2-2.5 महीने तक लंबा खींच गया। इन 2 महीनों के दरमियान क्या हालत थी। हम सभी घर में कैद थे, बाहर जाना किसी को अलाउड नहीं था। इस समय हमारे पास टीवी था, मोबाइल था, इंटरनेट था, घर के लोग थे आसपास जिनके संग हम बात कर रहे थे। घर की खिड़की में से हम पड़ोसी से भी बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। हमारे पास टीवी, पंखा वगैरह ये सब तो था, इसके अलावा लाइट थी, पंखा था, एसी था, सब कुछ परफेक्ट था, राइट। अच्छी तरीके से एंजॉय कर हम हमारा टाइम पास कर सकते थे। फिर भी बोरियत हो रही थी, परेशान हो रहे थे। थोड़े दिन तो चल रहा था कि चलो वैकेशन वाला फीलिंग है, फैमिली टाइम चल रहा है, पर फिर उससे किल्लत आनी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं बोरियत आनी शुरू हो गई। सोचिए, इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद अगर बोरियत वाली फीलिंग आ रही थी, तो हमारा होने वाला बच्चा माता के गर्भ में 9 महीने एक छोटी सी जगह में अंधेरे में रहता है। उससे कोई बात करने वाला नहीं है, उसके पास टीवी, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं है। वहां पर ना लाइट होने वाली है, ना पंखा चलने वाला है। तो उससे कितना बोरियत फील होता होगा। कभी सोचा है हमने इसकी उस बोरियत के बारे में, वो कितना अकेलापन महसूस करता होगा। जब इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद हम लोग इतने डिस्टर्ब थे, कहीं ना कहीं हमें बोरियत या मतलब जो कहते हैं ना कि अनइजीनेस फीलिंग होती थी, यार एक ही एक जगह पे क्यों बंधे हुए हैं। तो बेबी का क्या हाल होता होगा। तो इस परेशानी को, बच्चे की इस मुश्किल को दूर करने के लिए गर्भ संवाद एक अक्सर तरीका है। बच्चे से बातचीत करिए, उसे बताइए कि हम लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तेरे लिए तैयार हैं, हमें प्रतीक्षा है तुझसे मिलने की, तेरे लिए ये सब तैयारियां हमने कर रखी है। तो इस तरह से उसके संग डिस्कशन कर हम एक आत्मीयता क्रिएट कर सकते हैं, एक पावरफुल बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए गर्भ संवाद है। बच्चे के अंदर क्या संस्कार लाने हैं, बच्चे के को क्या क्या चीजें सिखानी है, ये सारी बातें हम बोलकर, सोचकर बच्चे को सिखा सकते हैं। इस चीज के लिए हमें गर्भ संवाद करना है। गर्भ संवाद इज मेडिटेशन, इट्स अ विजुअलाइजेशन। इस तरह की जो जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें हम गर्भ संवाद के नाम से ही जानते हैं, समझते हैं। तो अब गर्भ संवाद करने से कैसे कैसे चमत्कारिक बेनिफिट हुए हैं, इन्हें भी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, शायद मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर गर्भवती माता सो जाए और उनके पापा कोई स्टोरी सॉन्ग सुनाए, तो बेबी सुनता है या नहीं सुन पाता। प्रियल जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, और काफी सारे मदर फादर को ये प्रश्न हो सकता है। देखिए, आपका सोना और बेबी का सोना दोनों सेम टाइम पर है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। अगर आप भले सो रहे हैं, पर आपका बेबी अगर अंदर जग रहा है, तो वो सुन सकता है, वो स्टोर कर सकता है। अभिमन्यु की कहानी में हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही पता है कि सुभद्रा सो रही थी, पर अंदर बेबी भी सो गया था, ये तो हमें कोई नहीं बताता, राइट। अगर बेबी जग रहा होता ना, अभिमन्यु जग रहा होता, तो पॉसिबल है कि शायद उसने
सुन लिया होता सातवें कोठे की बात को, पर अभिमन्यु उस समय नहीं जग रहा था, इसीलिए तो उसे वो बात नहीं पता चली। तो पापा अगर सुना रहे हैं या आप सोते सोते कोई म्यूजिक सुन रहे हैं और आंख लग गई आपकी, तो उस म्यूजिक की असर बच्चा जब तक जग रहा है तब तक होगी। अगर बच्चा सो भी गया है तो भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी इम्पैक्ट सबकॉन्शियस माइंड पर होती है, उसके लिए जागरूक होना जरूरी नहीं है। तो अर्ध जागृत मन पर भी कुछ चीजों की इम्पैक्ट होती है। अब कौन सी चीज की इम्पैक्ट कहाँ होती है उसे हम तोल कर नहीं तय कर सकते कि यस इसकी इम्पैक्ट यहीं पर होगी। इसलिए हमें इस चैप्टर के टेंशन में जाने से काम करते रहने पर फोकस करना है। बच्चा सुन रहा है, नहीं सुन रहा, सो रहा है, जग रहा है, ये कोई टेंशन हमें करना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि एक्टिविटी करते रहना है। जब भी मौका मिले कहानी सुनिए, जो 12 एक्टिविटीज हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उनको करते रहिए। तो उनकी इम्पैक्ट बच्चे के अगर जागरूक होगा तो जागरूक मन पर होगी, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड पर होगी। डोंट वरी एट ऑल। बेबी जागता है वो पापा को कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। वही तो बात है ना कि बेबी की जागरूक अवस्था वो तो आपको सोनोग्राफी कर कर ही पता चलने वाली है। तो अब बार बार सोनोग्राफी करवाने थोड़ी जाएंगे हम, राइट? या फिर मूवमेंट कर कर बेबी बता सकता है तो 5वें महीने तक तो वो भी नहीं करके बताता। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ये चीज आप अपने मन में से, विचार में से बिल्कुल निकाल दो। बच्चा हर एक बात सुनता है, समझता है, 24 घंटे सुनता है, समझता है। यही समझ कर रखो अभी, भले ये पूरा सच नहीं है, फिर भी यही समझ कर रखो ताकि हम एक्टिविटी करने में आलस ना करें, राइट? तो अब हम समझते हैं गर्भ संवाद के कुछ रियल एग्जांपल्स। थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक बहुत ही वेल नोन पुस्तक है, जिस पुस्तक को पूरे विश्व में बेस्ट सेलर बुक के तौर पर सराहा गया है। इस पुस्तक के लेखक थे नेपोलियन हिल। उन्होंने इस बुक के अंदर ही अपना खुद का एग्जाम्पल लिखते हुए ये कहानी, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल नोट किया है कि जब उनकी पत्नी गर्भवती थी और तीसरे महीने की सोनोग्राफी जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तब डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि आपका बेबी सुन नहीं पाएगा, उसके कान डेवलप नहीं हो रहे हैं, उसकी हियरिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हो रही है। सो बेटर कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से हम इस बच्चे को जन्म देंगे तो वो बच्चा बहरा पैदा होगा, वो सुन नहीं पाएगा, तो बहुत परेशानी होगी आपको। नेपोलियन हिल ने ये बात सुनी और डिसीजन लिया कि हमें बच्चा अबॉर्ट नहीं करवाना, हम इस बच्चे को कंटिन्यू करेंगे। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के संग बातचीत करना शुरू किया और अपने बेबी से बातचीत करना शुरू किया कि तुम सुन सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे कान नॉर्मल तरीके से डेवलप हो रहे हैं। और ग्रेजुअली उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग प्रकार के म्यूजिक, अलग अलग प्रकार के साउंड्स बेबी को सुनाना शुरू किया। और देखते ही देखते जब डिलीवरी का समय आया, डिलीवरी हुई और बच्चा जब डॉक्टर के हाथों में था, तब वो बच्चा 30% हियरिंग कैपेसिटी के साथ पैदा हुआ। और आने वाले समय में धीरे धीरे उस बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी डेवलप होती गई और धीरे धीरे नॉर्मल लोगों की तरह उसने सुनना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर ने 30% हियरिंग कैपेसिटी वाले बच्चे को अपने हाथ में देखा ना, तो अपने दांतों में उंगलियां चबाना शुरू कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हम मेडिकल साइंस को आपने गलत कर दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? तब जो ये लेखक थे नेपोलियन हिल, उन्होंने बताया कि हम बेबी से बातें करते थे। नेपोलियन हिल को नहीं पता था कि वो गर्भ संवाद कर रहे थे, राइट? क्योंकि हमने सुना ना कि गर्भ संस्कार जाने अनजाने भी फॉलो हो रहा है, आप क्या कर रहे हो उसकी इम्पैक्ट बेबी पर आ रही है। तो उन्होंने जो विश्वास रखा, पॉजिटिव विचार किए, तो जो निर्माण हुआ था उस निर्माण में करेक्शन आ गया, राइट? उसमें इम्प्रोवाइजेशन आया। बुक का नाम मैं वापस रिपीट करता हूं, बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, अपने विचारों से धनवान बनो। इस नाम से इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। अर्चना जी कह रही हैं आप तो अपने अकॉर्डिंग पसंद की चीजें करें और सुने। यस, अपने पसंद के अनुसार करना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। काफी लोग ये कहते हैं कि मुझे पसंद आए ना वैसी चीजें करूंगी मैं, राइट? हम उससे प्रेफर नहीं करते। हम इस चीज के लिए एक और एडिशन बोलते हैं
कि बेबी के लिए जो अच्छा है ना वो करो। आपको पसंद है, आप अगर वही करोगे ना, तो अगर आपको करेला नहीं पसंद है तो आपके बेबी को भी करेला नहीं पसंद होगा। पर क्या आप चाहते हो कि बेबी को करेला ना पसंद हो? मैं भले ना खाऊं, मेरा बेबी तो करेला खाना ही चाहिए। तो अगर ऐसा चाहते हो तो आपको अपनी पसंद को छोड़ना पड़ेगा, और जो बेबी से करवाना है वो आपको करना पड़ेगा, राइट? इसीलिए हमने जो गर्भ संस्कार का कोर्स डिजाइन किया है, जिसकी बात हम आपको 5वें दिन बताने वाले हैं, वो आपकी चॉइस पर नहीं डिजाइन किया गया है, वो बेबी की चॉइस पर डिजाइन किया गया है। बेबी को क्या अच्छा लगता है, बेबी के लिए क्या सही है, उसके आधार पर हमें गर्भ संस्कार फॉलो करना है। तो वो बात भी हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये है गर्भ संवाद के अद्भुत बेनिफिट, कि जिनके द्वारा हम एक श्रेष्ठ संतान के नर्चरिंग का महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो चलिए आज भी हम गर्भ संवाद की प्रैक्टिस करते हैं वापस। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी अपने आंखें बंद कर गर्भ संवाद करने के लिए तैयार हो जाइए। हमने आपको जिस पोजीशन में बैठने के लिए कहा होता है, अपने दोनों हाथ पेट पर, और आपका बेबी आपकी गोद में खेल रहा है, आप उससे बातें कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग के साथ आपको बेबी से बातें माता बनने की इच्छुक या मातृत्व के समय को आनंद से अनुभव करने वाली तमाम माताओं को अभिनंदन। गर्भ संवाद करना खूब ही लाभदायी है, क्योंकि इससे मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, गर्भ का संरक्षण और संवर्धन होता है। गर्भ संवाद के द्वारा गर्भस्थ शिशु के साथ तादात्म्यता बनाई जा सकती है। तो चलो हम भी गर्भ संवाद द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के साथ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले अपनी अनुकूल परिस्थिति में बैठिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, आपके दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाइए। पति पत्नी दोनों अगर साथ यह क्रिया कर रहे हैं तो दोनों अपने हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाएं। ऐसा अनुभव करें कि बालक आंदोलित हो रहा है। आपका संपूर्ण ध्यान शिशु पर केंद्रित कीजिए। आपके गर्भजल में विकसित हो रहा शिशु आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, ऐसी भावना व्यक्त करें। शिशु के हर एक अंग और उपांग को देखने की कोशिश करिए। आपको जैसे गुणों वाला संतान चाहिए, उसकी कल्पना करते करते गर्भ संवाद की शुरुआत कीजिए। गर्भ संवाद। हे दिव्यात्मा, तेरी मनुष्य के जैसी आकृति की रचना भी तो हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें बेटा कहकर संबोधित करूंगी। हाँ बेटा, इस महीने में तेरा संवेदन तंत्र विकसित हो रहा है, तेरे कानों का भी विकास हो रहा है, मतलब कि अब तुझ में मुझे सुनने के साथ साथ महसूस करने की भी शक्ति विकसित हो रही है। तेरे कोमल कानों को अच्छा लगे ऐसा मधुर पक्षियों का गुंजन, मधुर संगीत और नन्हे मुन्हे बच्चों की कहानियां भी मैं तुझे सुनाऊंगी। बेटा, मैं कुदरत के बनाए सुंदर रंग बिरंगे फूलों से रूम को सजाती हूँ। फूलों की माला बनाकर भगवान को चढ़ाती हूँ। हर रोज सूरज दादा और चंदा मामा से प्रार्थना करती हूँ कि तुझ में उनके जैसी तेजस्विता और शीतलता आए तथा आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन तमाम पंचभूतों से तेरी रक्षा करने की मैं प्रार्थना करती हूँ
और कहती हूँ कि आसमान की तरह उच्च विचार, जल की तरह बहते रहकर परिश्रम करना, वायु के जैसी विशालता, अग्नि समान सदा प्रकाशमान रहना तथा पृथ्वी के जैसी स्थिर गंभीरता इत्यादि गुण तुझ में आए, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करती हूँ। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलकर नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। जैसे जैसे गर्भ संवाद आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाती है, वैसे वैसे और ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग शुरू हो जाता है। नाभि में तेल डालने से आसपास दर्द कम हो सकता है। गर्भ संवाद के बाद ओम बोले ये या पहले? गर्भ संवाद के पहले भी आप ओम बोल सकते हैं, बाद में भी ओम बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। ओम बोलने से आपका मन एक दिशा में केंद्रित होता है और आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को कर पाते हैं। आपका फोकस प्रॉपर होता है ताकि आपको और ज्यादा आनंद आता है। यस, आप सभी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं कि गर्भ संवाद करते समय कैसा फीलिंग रहता है। कोले जी, आप इसको 3 बार बोलिए, 2 बार बोलिए, दैट्स ओके। वैसे आइडियली 3 बार बोलना ओम का जो पूरा सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट है, तो 3 का सीरीज आप फॉलो करिए, वो ज्यादा बेटर है, राइट। और ओम चैंटिंग ऐसा है कि इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा प्रेशर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको बेड रेस्ट है तो भी आप ओम चैंटिंग तो आराम से कर सकते हैं। यस, ये गर्भ संवाद आपको एप्लीकेशन के कोर्स में मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको 5वें दिन बताने वाले हैं पूरी सिस्टम। यस, यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेहल जी का। मदर ज्यादातर कुकिंग करती है, तो अगर बच्चा बॉय हो तो उसे तो कुकिंग आना चाहिए, उससे कुकिंग क्यों नहीं आता, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने तो अभी ये सब समझा ना कि माता प्रेगनेंसी के दरमियान जो करती है या जो भी विचारती है उसकी इम्पैक्ट बच्चे पर आती है। तो क्या होगा इसका कारण? वैसे तो हमने इस कारण को इन 2-3 दिनों में डिस्कस कर लिया है। सिर्फ लॉजिकली आपको उसके संग कंपेयर करना है, पर मैं चाहूंगा कि आप में से कोई इसका आंसर देना चाहेगा कि क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, कि क्यों बच्चे को कुकिंग नहीं पसंद होता, स्पेशली मेल चाइल्ड हो तो। अगर यस, आप कुछ ब्लाइंड गेस भी कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, ये कोई खास या इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे सवाल अलग अलग तरीके के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और जो थोड़ा लॉजिक की तरह ज्यादा जाते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच की जगह, राइट। तो ऐसे सवाल आते हैं और इनको हमें समझना भी चाहिए ताकि अच्छी तरीके से हम गर्भ संस्कार को प्रॉपरली फॉलो कर सकें। उसको कुकिंग का तो नॉलेज होता है, बट घर का एटमॉस्फेयर होता है कि बॉयज को करने नहीं देते किचन में काम। यस, ओनली नॉलेज से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली करना चाहिए। और बचपन से लड़कों को प्रैक्टिस करने नहीं देते। गुड फीलिंग होता है और बेबी की मूवमेंट, दैट्स आजकल तो वैसे भी बेबी गर्ल को भी कुकिंग नहीं पसंद होता। पारुल जी कह रही हैं कि आजकल तो बेबी गर्ल्स को भी कुकिंग नहीं पसंद होता, ऐसी सिचुएशन होती है। बहुत सारे मेल शेफ्स भी हैं। नहीं नीलम जी, वो बात आपकी सही है, पर यहाँ पर जो नेहल जी का क्वेश्चन था ना, वो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन था कि ऐसा विचार आता है लॉजिक की दृष्टि से, तो क्या समझें इसे, कैसे समझें। चलिए, वैसे तो काफी सारे फ्रेंड्स ने बहुत लॉजिकल आंसर भी दिया है कि बच्चे को जन्म के बाद उसे बनाने की प्रोसेस पे नहीं डाला जाता, राइट, अवॉइड करवाया जाता है, इसलिए बच्चे डेवलप नहीं कर पाते। क्योंकि वैसे देखें ना तो खाने का सबसे ज्यादा शौक मेल को होता है, उनकी डिमांड चलती रहती है कि ये खाना है, वो खाना है। तो वो कहीं ना कहीं कुकिंग की जो आपकी हैबिट थी उसका ही नतीजा है, तभी उस मेल्स को खाने की बहुत ज्यादा वो चॉइसेस रहती है।
पर इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से भी अब समझते हैं हम। देखिए, अगर कोई पिता व्यसन करता है, तम्बाकू गुटखा खाता है, शराब पीता है, तो वो ये एक्टिविटी करते समय ऐसा सोचेगा कभी भी कि मेरे होने वाले बच्चे को भी ये शराब की आदत हो या ये व्यसन की आदत हो? नहीं सोचेगा, राइट? ठीक उसी तरह हर एक माता जब खाना बना रही है, तब कुकिंग करते समय वो क्या ये सोचेगी कि मेरा गर्भ में पल रहा बच्चा भी कुकिंग में एक्सपर्ट हो? हम ऐसा नहीं सोचते। अगर हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा फील करेंगे, तब उस चीज की बच्चे पर इम्पैक्ट आएगी। अगर हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हम एक मशीन की तरह काम करते हैं। नॉर्मली हम जब घर का काम कर रहे होते हैं, हमारा रूटीन काम कर रहे होते हैं, तब हम कोई भी चीज सोचकर नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हमसे होने लगती है, राइट? हम अगर एक ही रास्ते से रोज ऑफिस जाते हैं, तो हमें वो रास्ता याद नहीं करना पड़ता। अपने आप जब टर्न आता है ना, तब हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न ले लेता है। जब ब्रेक मारने का टाइम आता है, तब अपने आप पाँव ब्रेक मार देता है, क्योंकि अब हम मशीनरी वो काम कर रहे हैं। हमारा बॉडी उस चीज से हैबिचुअल हो चुका है। तो उसी तरह लेडीज कुकिंग से हैबिचुअल हो चुके हैं। अगर आप इस चीज को सोचकर करने की कोशिश करोगे कि आप कुकिंग करते समय अगर दाल में मसाला डाल रहे हो, तब बेबी से बात करते हुए मसाला डालो। उसे सिखाओ कि अगर आप उड़द की दाल बना रहे हो तो उसमें इतना नमक डालना, इतना जीरा डालना है। ऐसे बातें करते करते आप बनाने की कोशिश करोगे ना, तब उसकी इंपैक्ट पावरफुल आएगी, राइट? तो सिर्फ करने से फर्क नहीं पड़ रहा, किस भावना से आप कर रहे हो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। महाभारत सुनने से फर्क नहीं पड़ रहा, पर महाभारत किस दृष्टिकोण से सुना है उससे इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट? तो इस तरह से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। Cooking is sensory activity, so baby's sense if smell will increase. As hearing activity relate to sound, and while cooking we don't keep saying I am cutting on onion or frying puris. So here process is most respective, sense is not active during this process. Yes, सरोज जी ने इसी बात को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर हमसे शेयर किया। तो हम किस विचार से कार्य कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ रही है, राइट? तो हम इस तरह से अब समझेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी गर्ल हो या बॉय हो, व्हाटएवर, पर वो कुकिंग में अच्छा होना चाहिए, तो आपको कुकिंग करते समय ये विचार उसके मन में डालने हैं। होप कि आपको ये प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज के अंदर। अभी तक हमने सब कुछ समझ लिया कि गर्भ संस्कार क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, हमें किस साइकोलॉजी से हमारी प्रेगनेंसी के टाइम को स्पेंड करना है, प्लान करना है। पर अब हमें एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को समझना है, और वो ये है कि हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो क्या करते हो? पहले लिस्ट बनाते हो या सीधा मार्केट में चले जाते हो? जो लिस्ट बनाते हैं उनका बजट कंट्रोल में रहेगा, और जो सीधे मार्केट में जाएंगे उनका बजट तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, हम मार्केट में जाएंगे और जो हाथ में आया वो उठाएंगे, काम की चीजें रह जाएगी बाकी, और फालतू सामान आ जाएगा ज्यादा। जितने मुस्कुरा रहे हैं वो सभी अनुभव कर चुके हैं, राइट? तो ये बहुत नेसेसरी चीज है कि हमें पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमें भी बेबी कैसा चाहिए उसकी क्वालिटी का लिस्ट बनाना पड़ेगा। देखिए, भगवान के पास तो है ना पूरी लाइन लगी है आत्माओं की कि जिनका जन्म होने वाला है, नंबर लगा हुआ है। अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो जो पहली लाइन में आ रही होगी उस आत्मा को आपके पास भेज देंगे भगवान। पर अगर आप डिमांड करोगे कि मुझे ये गुण वाला बच्चा चाहिए, ये गुण वाला बच्चा चाहिए, तो भगवान उस पूरी लिस्ट में से चूज कर वो पर्टिकुलर आत्मा आपके पास भेजेंगे ना। तो हमें पहले तय करना पड़ेगा कि हमें कैसा बेबी चाहिए। तो चलिए इस लिस्ट को बनाने की शुरुआत करते हैं। अभी आप सभी अपनी नोट पेन किताब जो भी आपके पास है उसे उठाइए और लिस्ट आउट करिए कि आपको अपने होने वाले बेबी में कौन कौन से गुण चाहिए। सुंदर दिखना चाहिए, उसे म्यूजिक पसंद होना चाहिए, वो गुस्सा नहीं करने वाला होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। थोड़ा प्रॉपर लिस्ट बनाइएगा, राइट? ये लिस्ट आपको
अपनी किताब में भी लिखना है और चैट बॉक्स में भी हमसे शेयर करना है। तो फटाफट से हम इस लिस्ट को बनाते जाएंगे और अपने चैट बॉक्स में भी लिखते जाएंगे। यस, यहाँ पर हमारे सभी फ्रेंड्स ने 1 बाय 1 अपने अपने आंसर्स लिखना शुरू कर दिया है। कल्पना जी का एक क्वेश्चन था, गर्भ संवाद रोज कर सकते हैं? रोज ही करना है, कम से कम दिन में 2 या 3 बार। यस, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पेशेंस धीरज होनी चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, सद्गुण ऐश्वर्यवान होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। यस, आपके मन में अगर ये कंफ्यूजन हो कि हमने तो कंसीव कर लिया है, ऑलरेडी तीसरा चौथा महीना चल रहा है, तो क्या हमें ये लिस्ट बनाना चाहिए? यस, डेफिनेटली बनाना चाहिए। देखिए, आत्मा भले आ गई है, पर हमें उसके अंदर संस्कारों का सिंचन जो करना है, वो कार्य अभी भी डिलीवरी के समय तक बाकी है, तो हम काम कर सकते हैं। संस्कारी हो, शार्प माइंडेड हो, अच्छी हॉबी होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, क्यूट, क्रिएटिव, ऑनेस्टी, मल्टी टैलेंटेड, रिस्पेक्ट फॉर एडल्ट्स, बहुत बढ़िया, स्वस्थ, सुंदर, मासूम, तीव्र बुद्धि, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, एक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ओबीडियंट, पीसफुल नेचर, शांत, सुशील, ऑनेस्टी, लविंग, ऑनेस्टी, क्रिएटिव माइंड, लेडीज का सम्मान करना जिससे आता हो, शार्प माइंडेड, सेटिस्फाइड, कंपैशनेट, एक्टिव, संस्कारी, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल, क्रिएटिव, पैट्रियोटिक, क्रिएटिव, हसमुख, कॉमेडियन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, हम्बल, रिस्पेक्ट फॉर फैमिली, लविंग, ऑनेस्टी, क्रिएटिव माइंड, लॉयल्टी, शांत नेचर का, हमेशा खुश रहने वाला बच्चा चाहिए। मयूरी जी कह रही हैं, अंजलि जी कह रही हैं फैमिली को साथ लेकर चलना चाहिए, स्नेहल जी कह रही हैं हेल्पिंग, ऑनेस्टी, पीसफुल, एक्टिव, क्यूट, क्रिएटिव, चार्मिंग, लॉयल, मनमोहक गुणों वाला। वाह नेहा जी, पर मनमोहक गुणों को थोड़ा विस्तार से लिखिएगा, क्योंकि मनमोहक गुण भगवान शायद कुछ और समझ लें, आप कुछ और मांगना चाह रहे हो, तो बी स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक डिमांड होगी ना, उतना स्पेसिफिक कार्य करने में हमें भी पता चलेगा, राइट? तो जितना हो सके उतना स्पेसिफिक जाइए। ये मत जाइए कि कृष्ण या राम जैसा, पर कृष्ण जैसा नटखट, तो ये एक परफेक्शन आया। नटखट हमें चाहिए, राइट? वो हमारी डिमांड है। किसके जैसा? तो कंपैरिजन हमने कृष्ण से किया, पर सिर्फ कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, दैट इज नॉट परफेक्ट डिमांड, राइट? वो कंफ्यूजिंग डिमांड है। इंटेलिजेंट लाइक लॉर्ड कृष्णा, परफेक्ट, दैट इज एकदम परफेक्ट आपका वो आंसर है इसमें। नेवर गिव अप एटीट्यूड, यस, प्रेरणा जी ने बहुत अच्छा गुण पसंद किया। सभी गुण चाहिए, तो सभी में तो चोरी भी एक गुण है, भ्रष्टाचार करना भी एक गुण है, सद्गुण है या दुर्गुण वो हमें नहीं पता, पर गुण कहेंगे। इसलिए बी स्पेसिफिक, अभी भी मैं वापस स्पेसिफाई कर रहा हूं कि सभी गुण मत मांगिए, परफेक्ट सिलेक्शन करिए गुणों का। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, पीसफुल, हैप्पी वाला, लव टुवर्ड्स कंट्री, बहुभाषी, ओके, अलग अलग लैंग्वेजेस जिसे आती हो, म्यूजिक लवर होना चाहिए, इंटरएक्टिव, इंटरेक्चुअल, प्रेमाळ, होशियार, तेजस्वी, ओके, सर्वगुण संपन्न। शिखा जी, अगेन आई एम रिपीटिंग, सर्वगुण संपन्न इज कंफ्यूजिंग स्टेट, स्पेसिफाई करिए। प्योर साउल, यस। इंटेलिजेंट लाइक अब्दुल कलाम, यस भावना जी, बिल्कुल सही। लीडरशिप क्वालिटी लाइक नरेंद्र मोदी, दैट्स परफेक्ट। मल्टीटास्किंग इन ऑल फील्ड, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंट, मल्टीटास्किंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, 4Q बेस्ट होना चाहिए। यस, हेल्पिंग नेचर, मल्टी स्किल, बोल्ड, एथलेटिक, प्रेरणा जी ने भी लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक पिक्चर आपके मन में अब क्लियर हुआ। अभी भी ये लिस्ट अधूरा है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर लिस्ट बनाया है देन परफेक्ट। अदरवाइज रात को आपके हस्बैंड जब वापस आ जाए अपने काम पर से,
तब हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर इस लिस्ट को कंप्लीट करिए, क्योंकि जॉइंट अकाउंट है ना, आप दोनों का हिस्सा है इस बालक के अंदर, तो दोनों की इच्छा पूरी होनी चाहिए, दोनों का मन क्लियर होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। तो आप दोनों को इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डिसाइड करना है। अब आपको एक सेकंड लिस्ट बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, इस लिस्ट में क्या करना है आपको। इस लिस्ट में मम्मी और पापा की पॉजिटिव क्वालिटीज कौन कौन सी है, कौन सी अच्छी आदतें हैं मम्मी पापा में, कौन से अच्छे गुण हैं मम्मी पापा में, उसका लिस्ट बनाना है। जब आप इसे चैट बॉक्स में लिखकर भेजें, तब आपको W लिखकर वाइफ के गुण लिखने हैं और H लिखकर हस्बैंड के गुण लिखने हैं। इस तरह से आप इस लिस्ट को चैट बॉक्स में शेयर करिएगा, राइट। और वैसे तो शादी के 3-4 साल बाद, 5 साल बाद हस्बैंड के अंदर अच्छे गुण ढूंढ पाना बड़ी मुश्किल का काम होता है, पर थोड़ा ऑनेस्टी रखिएगा, थोड़ी दिलदारी बताइएगा और अपने हस्बैंड के अंदर भी अच्छे गुण ढूंढने की कोशिश करिएगा। जरूर है, मिलेंगे, बस शादी के 3-4 सालों को भूलकर पहली बार जब मिले थे ना, तब जो विचार थे ना, उस विचार से हस्बैंड को देखने की कोशिश करिएगा, राइट। और यही बात रात को जब आप अपने हस्बैंड से ये लिस्ट बनवाएं अपने लिए, तब उन्हें भी कहिएगा कि मुझे 3-4 साल पहले वाली देखकर मेरे गुण ढूंढिए, अभी वाले मत देखिए, अभी नहीं मिलेंगे मुझ में गुण इतनी आसानी से। ऐसा कहीं कहीं हो जाता है, सभी जगह ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये तो मैंने आपको बताया, शायद अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो आपको ध्यान में रहे कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है। यस, वेरी गुड। सभी ने हस्बैंड और वाइफ के बारी बारी गुण लिखना इस तरह से शुरू कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कितने सारे हस्बैंड आ रहे हैं जिनको कुकिंग पसंद है, तो ये पॉसिबल है, आसानी से हम चीजें सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। यस, फेसबुक पर भी हमारे सभी फ्रेंड्स अपने हस्बैंड और वाइफ के पॉजिटिव गुणों का लिस्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। हस्बैंड इंटेलिजेंट है, ब्रॉड माइंडेड है, टॉल, ऑनेस्ट, वाइफ पेशेंस अच्छा है उनमें, ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, टॉल है, वेरी गुड। सुवर्णा जी, हस्बैंड एक्टिव, वाइफ मन मिलाऊ, ओके, मिलनसार है, हस्बैंड वाइफ काम कम और फ्रेंड्स ज्यादा, ओ वेरी गुड, हस्बैंड वाइफ कम है हम लोग, फ्रेंड्स ज्यादा है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। गुड डांसर, शार्प माइंडेड हस्बैंड, ओके। संजना जी लिख रही हैं कुकिंग लाइक पापा, ओके। हैप्पीनेस, समझदार, स्माइलिंग ऑलवेज, हस्बैंड इज शार्प माइंडेड, हस्बैंड इज पैशनेट, गुड लुकिंग, हाइट अच्छी है, वाइफ एक्सट्रोवर्ट है, शार्प मेमोरी है, एक्टिव है। नॉर्मली वाइफ्स की मेमोरी शार्प ही होती है, उन्हें सब कुछ याद रहता है, बहुत लंबे टाइम तक याद रखता है। आपने कल रुमाल घुमा दिया था, 5 दिन पहले आपने ये किया, बोल दिया था, वो सब वाइफ को याद रहता है। तो ये तो इनबिल्ट गुण होता है नॉर्मली वाइफ का, तो बराबर बात है। हस्बैंड आर इंटेलिजेंट, स्मार्ट, बेस्ट फ्रेंड, फूडी, हाइट इज टू गुड, वेरी गुड। 2 व्हील्स ऑफ साइकिल, जस्ट बैलेंस, यस हिमाली जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि हस्बैंड वाइफ दोनों व्हीकल के 2 पहियों के समान है, एक में भी अगर हवा कम होगी तो परेशानी हो सकती है। यस, ह्यूमैनिटी, चार्मिंग, स्माइली, स्पोर्ट्समैनशिप, शार्प मेमोरी, एक्टिव, परफेक्टली ऑल वर्क, यस, ये लिस्ट बहुत जरूरी है। इससे आप अभी तो बना ही रहे हैं, इससे रात को हस्बैंड के साथ वापस फाइन ट्यून करिएगा, राइट। अब हमें तीसरा लिस्ट बनाना है। तीसरे लिस्ट में क्या करना है? तीसरे लिस्ट में हस्बैंड और वाइफ के इंप्रूव करने लायक गुणों को लिखना है। हम नेगेटिव गुण नहीं बोल रहे, राइट, क्योंकि वो उसमें इंप्रूवाइजेशन पॉसिबल है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि हस्बैंड इंप्रूव करें और वाइफ इंप्रूवमेंट करें? जैसे कि गुस्सा बहुत आता है, आलस है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि हमें इंप्रूव करनी है? तो उन चीजों का लिस्ट बनाइए। अगेन, हस्बैंड का लिस्ट अलग और वाइफ का लिस्ट अलग, इस तरह से सेपरेट हम इस लिस्ट को बनाकर शेयर करेंगे, राइट। तो हमें एक स्पिरिट के साथ इस लिस्ट इसको बनाना है। देखिए, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने आप को देखना है, राइट। हमें कमियां बाहर लोगों में आसानी से दिख जाती है, पर हमें हमारी कमी ढूंढने के लिए, हमारा इंप्रूवाइजेशन का सेगमेंट ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, राइट। ईमानदारी से अपना लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो आप लिखिए बारी बारी कि हस्बैंड के अंदर कौन से गुण ऐसे हैं कि जो आपको इंप्रूव करने लायक लगते हैं,
वाइफ के अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो इंप्रूव करने लायक हैं? तो फटाफट से इस गुण को भी लिस्ट करिए। स्टबर्न, एंगर कंट्रोल का प्रॉब्लम है, ईगो का प्रॉब्लम है, नेचर के अंदर बार बार करेक्शंस आते हैं, टू मच इमोशनल, ओवर थिंकिंग, यस, ये सारे प्रश्न कम या ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। गुस्सा कम करना है, नींद कम करे, बहुत ज्यादा सोते हैं और सोने में ही आधी जिंदगी चली जाती है, यस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लेट उठते हैं, लेट नहीं उठना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए। मेरे 8 मंथ है तो मुझे ज्यादा कौन से पे ध्यान देना है, प्लीज टेल मी। पल्लवी जी, आपका 8वां महीना चल रहा है या किसी का 9वां महीना चल रहा है, ये सारी प्रोसेस सभी को करनी है। जितना जल्दी इस प्रोसेस को करेंगे उतना बेटर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 8वें महीने में कोई रॉकेट साइंस काम करने वाला है। जो प्रोसेस हम आपको ये 6 दिन में बता रहे हैं, इसी प्रोसेस को आपको 9वां महीना चल रहा है और आप लेट है गर्भ संस्कार के पालन में, तो अभी आपको यही फॉलो करना है, राइट? तो आप कंफ्यूज कोई भी मत होइए। आप जब से जागे हैं तभी से सवेरा है। आपका प्रेगनेंसी का जो भी दिन चल रहा है तभी से आपको ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू करना है। तो हम इस प्रोसेस में ही जा रहे हैं, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इसे फॉलो करते रहिए। 6 दिन के अंत में आपके सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे, आपको एग्जैक्टली क्या करना है सब समझ में आ चुका होगा। ओके, ग्रेट। तो ऑलमोस्ट सभी का लिस्ट बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। इस लिस्ट को हम फाइनल करेंगे हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर। आपके हस्बैंड जब रात को आ जाए तब आप उनसे ये डिस्कस करके इसे डन करिएगा। अभी हम अब इन लिस्टों को कंपेयर करेंगे। जो पहला लिस्ट आपने बनाया था कि बेबी में आपको कौन से गुण चाहिए, उस लिस्ट के साथ बाकी के दोनों लिस्ट को कंपेयर करिए। बेबी में हमें ये चाहिए और माता पिता में ये है और ये इंप्रूव करने लायक है। और अब इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करने के बाद क्या फीलिंग आती है, क्या रिस्पॉन्स आता है आपका, उसे शब्दों में यहां लिखने की कोशिश करिए। थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ेगा शब्द ढूंढना, क्योंकि काफी बार तो इस लिस्ट को कंपेयर करते समय इतनी हंसी आती है, इतना मतलब हंसने का मन करता है कि यार ये क्या बना दिया लिस्ट, ऐसा फीलिंग भी आता है। तो देखते हैं आप सबका क्या फीलिंग आता है। यस, मेघना जी, ट्विंस के बारे में भी हम आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ट्विंस का नंबर आएगा। यस, तो जब आप ये लिस्ट कंपेयर कर रहे हैं तो क्या फीलिंग आ रही है, उसे अपने शब्दों में शेयर करने की कोशिश करिए। काफी सारे लोग तो सिर खुजा रहे हैं, जूम पर हम देख रहे हैं कि ये क्या लिस्ट बन गया है। इतना सारा ओवर एक्सपेक्टिंग लिस्ट। बच्चे में तो हमें चाहिए रॉकेट, वो तो होना चाहिए ऐसा रॉकेट जैसा ना कि बहुत कुछ उसको आना चाहिए। और जब हमें देखते हैं तो पता चलता है कि हम तो अभी भी फटफटिया लेकर चल रहे हैं, पुराने जमाने का लूना या काइनेटिक चला रहे हैं। तो हमें पावरफुल बनना है, ये सबसे पहली नीड है, राइट? हमने एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे में चाहा कि 10 गुण आने चाहिए, अब हम में तो ऑलरेडी 4 ही गुण हैं और उसमें भी 2 गुण हमने ऐसे सोचे हैं कि जिसे हमें इंप्रूव करना है, और लिस्ट में ऐसे 4 गुण अभी भी बच रहे हैं कि जो ना हम में हैं ना जिन्हें हमें लाने का भी सोच रहे हैं। तो वो कहां से आएंगे, आसमान से टपकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमें करना पड़ेगा। तो ये आपका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। जो गुण आप में हैं और आपको बच्चे में लाने हैं, वो गुण तो स्वाभाविक तौर पर आसानी से आ जाने वाले हैं। जो गुण आप में कम है उन्हें इंप्रूव करने के लिए उन गुणों का लिस्ट आप अपने कमरे में लगाइए। जो गुण आप में बिल्कुल भी नहीं है फिर भी आपको बच्चे में लाना है, उसे बोल्ड कर कर बड़े अक्षरों में लगाइए, ताकि उन गुणों को लाने के लिए वैसी एक्टिविटीज आप करना शुरू कर पाए। क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। उस गुण को लाने के लिए जो मेहनत करनी है वो करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी के दरमियान, तभी तो जाकर रिजल्ट आएगा। तो इसी काम के लिए हमने आपसे ये लिस्ट बनवाया। ये आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, राइट? अब ध्यान से बहुत शांति से इस लिस्ट को तैयार करिएगा। फिर जिन गुणों पर काम करना है उन गुणों को अपने कमरे में अच्छी तरीके से डेकोरेट करिएगा, ताकि दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार वो गुण आपको दिखते रहें। इन पर काम करना है, गुस्सा कम करना है, ड्राइंग सीखना है, मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है,
तो ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने होगी, तभी तो आप उसे कर पाओगे। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। अब यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं हमें कि हमें कौन से गुणों को एक्चुअल में सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि गुण के सिलेक्शन में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। काफी लोग ये भी सवाल करते हैं कि मैंने लड़के का गुण सोच लिया और लड़की हुई तो क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सबके मन में। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर करता हूं। देखिए, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता ना, तब तक वो आत्मा है, और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, राइट। तो हमें उस लिंग के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। अगर हमें सुंदर चाहिए बच्चा, तो हमें सुंदरता के गुण पर फोकस करना है। लड़का होगा तो उसे हम हैंडसम कह देंगे, और लड़की होगी तो उसे ब्यूटीफुल कह देंगे। पर वो जन्म के बाद का चैप्टर है। पर गुण क्या है? तो गुण है सुंदरता। तो हमें गुण पर फोकस करना है, और गुण जाति विषयक नहीं है। गुण तो कॉमन है, मेल में भी वही गुण होता है और फीमेल में भी वही गुण होता है। तो हमें गुणों पर फोकस करना है, हमें जाति पर फोकस नहीं करना है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आता। पर एक सुखी संतान पाने के लिए कैसे कैसे गुण होने चाहिए, तो उसमें मैं आपकी सहायता करता हूं। और उस लिस्ट को बनाने के लिए, उन गुणों की लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, तो 150 से 200 साल में, पिछले 150-200 सालों में जितने भी श्रेष्ठ लोग हुए इस दुनिया में, महान लोग हुए इस दुनिया में, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया। उनके जीवन में कौन कौन से गुण थे, उन गुणों को हमने लिस्ट आउट करना शुरू किया, और उसके आधार पर हमने ये एक मास्टर लिस्ट बनाया है। जितने भी श्रेष्ठ और सुखी लोग इस दुनिया में अभी तक हो चुके हैं, उनके जीवन में इन गुणों का समन्वय देखने को मिला है। IQ, EQ, PQ और SQ, चारों क्वोशंट इक्वल लेवल पर उनके अंदर डेवलप हुए थे। सिर्फ IQ और PQ मतलब फिजिकल क्वोशंट और इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं ना, वो सुखी जीवन आसानी से नहीं जी पाते। पर जिन जिन लोगों ने सुखी जीवन जिया है, उन लोगों का EQ, इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट भी पावरफुल था। बाकी ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनके अंदर इंटेलिजेंस जबरदस्त था, फिजिकल फिटनेस भी पावरफुल थी, पर फिर भी आत्महत्या कर दी। अभी रिसेंटली हमने ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखा है ना, जिसका केस अभी भी हमारे आसपास में बहुत सुनने में आ रहा है। यहां तक कि माइकल जैक्सन को ही देख लो ना, इतना सोना था कि अपने खुद के वेट के 200 गुना सोना उस इंसान के पास था, पर अंत समय में क्या हालत हुई। तो सफलता पाने के लिए शायद IQ और EQ इनफ हो जाएगा, IQ और PQ, पर अगर सुखी जीवन जीना है तो EQ और SQ भी चाहिएगा। तो गर्भ में ही बच्चे के अंदर ये चारों क्वोशंट का बीज डालने की शुरुआत करें ना, ये बहुत जरूरी है। और ये सब काम करते समय मन में एक विचार बहुत क्लियरली रखिएगा कि हमें बच्चे की परवरिश करने के लिए बीज बनाना है। हम रॉकेट नहीं पैदा कर रहे कि जैसे ही हमने तो गर्भ संस्कार किया और हमारा बच्चा जन्म लेते ही है ना संस्कृत के श्लोक बोलना चाहिए, ये एटॉमिक थियरी पर डिस्कशन करना चाहिए। नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, राइट। हम बच्चे की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर अच्छे गुण, अच्छे संस्कार डालने का काम कर रहे हैं। तो ओवर एम्बिशियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें एक जिम्मेदारी दी गई है माता पिता बनने के साथ, उस जिम्मेदारी को निभाना है, और उसके लिए हम एक श्रेष्ठ शिक्षण लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इस विचार के साथ हमें ये एक्टिविटीज करनी है। तो ये जो लिस्ट हमने आपको अभी दिखाया है, आप इसका फोटो खींच लीजिए, ताकि इस लिस्ट का उपयोग कर कर आप रात को जब अपना खुद का ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं शांति से, उस समय आप इस लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके आधार पर अपना पूरा प्लानिंग कर सकते हैं। प्रेरणा जी यहाँ पर पूछ रहे हैं टू रिमूव नेगेटिव पॉइंट्स फ्रॉम मॉम एंड डैड, क्या करना चाहिए? उसी के लिए हम आपको अलग अलग एक्टिविटीज सिखा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम इस बात को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है। पर पहले लिस्ट तो बन जाए कि क्या क्या निकालना है, राइट। तो वो टास्क आज आपको सबको कंप्लीट करना है। कल से हम इस पूरी बात को और ज्यादा विस्तार में समझने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा 4Q डेवलपमेंट का साइंस, कि चारों क्वोशंट में कौन कौन से गुण आते हैं और उन गुणों को डेवलप करने के लिए हमें कैसे हमारा ब्लूप्रिंट बनाना है।
अब हम एक पावरफुल कैंपेन आप सभी के संग शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि हमें हैप्पी गर्भ संस्कार विश कर सेशन की शुरुआत करनी है, अंत करना है, और आप सभी ने ये हैबिट डाल भी ली है। आप में से काफी लोगों के हमें पर्सनल मैसेजेस आते हैं, वहां पर भी सभी हमें हैप्पी गर्भ संस्कार लिखकर भेजते हैं। पर क्या जरूरत है इस कल्चर को शुरू करने की? क्यों हम हैप्पी गर्भ संस्कार बोलना आप सभी को शुरू करवा रहे हैं? तो उसके पीछे का रीजन अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रेगनेंसी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। नॉर्मली हम लोग 3 महीने तक तो प्रेगनेंसी डिक्लेयर भी नहीं करते, राइट? तो हम प्रेगनेंसी को छुपा कर रखना पसंद करते हैं, हमारे घर के लोग भी हमें यही समझाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है कि हमें गर्भ संस्कार जैसी अच्छी बातों का पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, ये अगर आपके फ्रेंड को पता चलेगा तभी तो वो आपको बताएगा कि आप प्रेगनेंसी रिलेटेड गर्भ संस्कार करना शुरू करो। तो ये जो छुपाने का कल्चर है, जो हमें कुछ अच्छा करने से रोक रहा है, इससे हमें हटाना है। दूसरा कारण क्या है कि प्रेगनेंसी के समय आपको गर्भ संस्कार का रिमाइंडर कैसे करवाया जाए, बार बार आपको गर्भ संस्कार करना है, ये कैसे याद करवाया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम था, इससे भी हमें हटाना था। तीसरा काम क्या है, तो प्रेग्नेंट लेडीज जब भी अगर शॉपिंग के लिए कहीं मार्केट में जाती है तो उनके संग एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। क्या होता है कि लोग बाग देखते हैं किसी प्रेग्नेंट लेडी को जाते हुए, देखते हैं उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं, देखेंगे कि कैसी दिख रही है, उनका पेट आगे आ रहा होता है, और फिर ऐसा देखकर अपनी नजर चुरा लेते हैं। अब ये देखकर प्रेग्नेंट लेडी को बड़ा अजीब फील होता है कि मैं क्या क्या अजीब दिख रही हूँ, क्यों ऐसा किया उसने। अब इसमें उस इंसान की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसे सिखाया ही नहीं गया कि किसी प्रेग्नेंट लेडी के संग कैसे डील करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमने हैप्पी गर्भ संस्कार कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का क्या मकसद है? हर एक प्रेग्नेंट कपल को प्रेगनेंसी के दरमियान, या आपके आसपास अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उससे भी, जब भी आप मिलो, तब हम नॉर्मली किसी को मिलते हैं तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करते हैं, या जय श्री कृष्ण या जय जिनेंद्र, या जो भी हमारी कल्चर होती है, जय श्री राम, हम उससे मिलना शुरुआत करते हैं, मिलने की शुरुआत करते हैं विश कर कर। तो अब से प्रेगनेंसी जब तक है हमारी लाइफ में, तब तक हम प्रेगनेंसी के दरमियान जब भी किसी से बात करेंगे या कोई हमसे बात करेगा तो हम उसे कहेंगे कि पहले मुझे हैप्पी गर्भ संस्कार विश करो, फिर बात की शुरुआत करो। आप अपने हस्बैंड को भी अगर फोन करते हो तो आप जो भी बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, या जो भी आपका सिस्टम है, रिचुअल है घर का, उससे भले आप फॉलो करो, पर साथ ही साथ फोन पर बात करने शुरू करने से पहले और बात खत्म करने के बाद तब भी आप पहले हैप्पी गर्भ संस्कार बोलकर बात खत्म करो। जब आप घर से बाहर जा रहे हो, घर के अंदर आ रहे हो, तब भी हैप्पी गर्भ संस्कार विश करो। इवन आप रास्ते चलते हुए किसी प्रेग्नेंट लेडी को मिलते हो, भले उसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, उससे आप प्यार से पास में जाइए, उसके मुस्कुराइए और हैप्पी गर्भ संस्कार विश करिए। अगर वो गर्भ संस्कार जानती है तो वो खुश हो जाएगी, उससे रिमाइंडर मिलेगा मुझे गर्भ संस्कार फॉलो करना है। और अगर वो गर्भ संस्कार नहीं जानती है तो आपकी जिम्मेदारी है उसे गर्भ संस्कार समझाओ, ताकि वो भी अपने बच्चे में गर्भ संस्कार का फॉलो करे और एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे। तो इस एक पावरफुल विचार के साथ हमने ये हैप्पी गर्भ संस्कार कैंपेन लॉन्च किया है। तो प्रेगनेंसी के दरमियान आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जितने भी कोई पोस्ट शेयर करो, उन सभी में हैशटैग हैप्पी गर्भ संस्कार लिखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ आप भी हैप्पी गर्भ संस्कार का कल्चर बनाइए अपने घर में। अपने घर के सभी सदस्यों को कह दीजिए कि मेरी डिलीवरी ना हो जाए ना, तब तक मुझे हैप्पी गर्भ संस्कार विश करते रहना। दिन में 4 बार करो, 10 बार करो, क्योंकि कांस्टेंट आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। और देखिए, जैसे ही आपको कोई हैप्पी गर्भ संस्कार विश करेगा ना, तुरंत आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, आप अपने बेबी से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसलिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो आप सभी भी इस कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिएगा। यस प्रशांत जी, यहाँ पे जूम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी के। सो आई थिंक दे हैव पार्टिसिपेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टुडे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आपने 2 दिन वर्कशॉप की एक्टिविटीज की होती, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, तो उस ड्यूरेशन में आपको ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी का कोई थॉट नहीं आया था। इट मीन्स कि अपने आपको पॉजिटिवली एंगेज करना है, जस्ट टू गेट रीड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी।
तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर सकते हो। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन अगर मिस कर दी है तो आप यूट्यूब पे जाके उसको एक बार रेफर कर दीजिए, सो यू कैन गेट एन आइडिया। हमने 3 एक्टिविटीज आपको सिखा दी है, बाकी की एक्टिविटीज हम आने वाले दिनों में सिखाएंगे। दैट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब जो कॉमन इश्यूज रहते हैं ना, उससे आप दूर हो सकते हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको ये 6 दिन का पूरा वर्कशॉप समझने के बाद ही अच्छी तरीके से क्लियर होगी। इट्स अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज क्लियर करते जाएंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए, आपके प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व होंगे। 5 मंथ स्टार्ट होते ही 15 दिन में सोनोग्राफी होने पर चलेगा, नॉर्मल है या नहीं, ये शायद किसी का क्वेश्चन चल रहा है, उसका आंसर बंसी जी दे रही हैं। ग्रेट। तो हम सभी को क्लियर हो गया कि हैप्पी गर्भ संस्कार कैंपेन क्यों चल रहा है, और हम सभी भी इसका हिस्सा बनकर इस कैंपेन को हर एक प्रेग्नेंट लेडी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब समय आ रहा है कंपटीशन के रिजल्ट्स का। यहाँ पर ढेर सारे ड्राइंग्स टू बी मम्मास ने यहाँ पर हमसे शेयर किए थे। उनमें से कुछ चुनिंदा ड्राइंग्स हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। बड़े क्रिएटिव ड्राइंग है, बहुत डिटेलिंग से काम किया गया है, प्यारे प्यारे ड्राइंग्स बनकर आए हैं। तो अगेन इन ड्राइंग्स में से कुछ नामों को हमने सिलेक्ट किया है रैंडम एल्गोरिथम के द्वारा, तो उनके नाम भी हम आपको यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। पर देखिए कितने प्यारे प्यारे ड्राइंग्स बनाए हैं सभी मम्माज ने। यस, ये सारे आप ही लोगों ने बनाए हुए ड्राइंग्स हैं। सभी के ड्राइंग शायद हम यहाँ पर नहीं शेयर कर पा रहे, पर कुछ ड्राइंग्स हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। इन ड्राइंग्स को हम फेसबुक पेज पर भी शेयर करेंगे ताकि आप इससे टैग कर सके, लाइक कर सकें। यस, राधा कृष्ण का फोटो है, माता पिता के हाथ में बेबी सो रहा है, बड़े प्यार से, बहुत प्यारे प्यारे ड्राइंग्स बने हैं। तो इन सब ड्राइंग्स में से जो टॉप 5 नाम हमने सिलेक्ट किए हैं वो है शशि मौर्य जी, योगिता जी, श्रेया जी, अर्चना जी और राधिका जी। ये सभी विनर हैं आज के कंपटीशन के। हम सभी इनको बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। आप सभी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो कोई भी उदास मत होइएगा, आप सभी का भी नंबर आएगा आने वाले दिनों में। कॉम्पिटिशन्स अभी भी जारी हैं, कांस्टेंट एक्टिविटीज मिलती रहेगी। आज का होमवर्क क्या है, आज की एक्टिविटी क्या है? गर्भ संस्कार पर आपको एक जिंगल बनाना है, पोयम बनाना है, या फिर कोई इंस्पिरेशनल सेंटेंस लिखना है। राइट, आपको खुद क्रिएट करना है। राइट, सभी माताओं के अंदर और स्पेशली प्रेगनेंसी के दरमियान तो एक कवियत्री अपने आप निकलकर बाहर आती है, क्योंकि आपके अंदर अभी जो इमोशन निकल रहा है, जो इमोशन फीलिंग आप कर रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर, बच्चे के संग आपकी जो ममता डेवलप हो रही है उसको लेकर, तो ये फीलिंग आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी में क्यों जरूरी है, क्या फायदा है, गर्भ संस्कार एक प्रेग्नेंट माता की जिम्मेदारी क्यों है, इन बातों को व्यक्त करती कोई एक जिंगल, 2-3 कड़ियों की, 4 कड़ियों की कोई पंक्ति, या एक कविता, या कोई इंस्पिरेशनल सेंटेंस। जैसे कि हम वो कहते हैं ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाओगे। तो ऐसी जो कहावतें हैं, ऐसी कोई कहावत गर्भ संस्कार के आधार पर आप अपने हिसाब से सोचकर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने दूसरे दिन कल सुना था कि सुधार बीज में हो सकता है, वृक्ष में नहीं। तो ऐसी कोई कहावत भी आप बनाकर शेयर कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपने जो ड्राइंग बनाकर हमें भेजा था, उस ड्राइंग को हैप्पी गर्भ संस्कार और मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के पेज को टैग करते हुए @मैजेस्टिक गर्भ संस्कार, ये आप टैग करेंगे तो हमारा पेज आपके संग टैग हो जाएगा। ये कर आपको अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करना है। राइट, तो आपका बनाया हुआ चित्र वहां पर अगर पोस्ट हो जाएगा तो ये एक बहुत प्यारी मेमोरी बनेगी, क्योंकि हर साल फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको वो रिमाइंड करवाता रहेगा कि आपने इस दिन ये चित्र बनाकर पोस्ट किया था। तो आपकी प्रेगनेंसी की ये जो ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हुई है ना, ये आपको आने वाले सालों में रिमाइंडर के तौर पर आती रहेगी। तो इसलिए हम ये एक्टिविटी आपसे करवा रहे हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट कर आपको हमें इसको ईमेल करना है या हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप जब भी व्हाट्सएप करें अपनी कोई भी कृति लिखकर, तो आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना ईमेल आईडी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके प्राइजेस आपको ईमेल के थ्रू भेजने वाले हैं। तो आपका ईमेल शेयर करना बहुत जरूरी है, उसमें आप बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा। राइट, तो ये था हमारा डे 3 का कंपटीशन।
इस कंपटीशन को भी आप सभी कंप्लीट कर जल्द से जल्द हमें मैसेजेस भेजिएगा। कल हम क्या सीखने वाले हैं? तो कल हम गर्भ संस्कार की एक्चुअल प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी के दिन तक क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी होती है, ये हम कल विस्तार से समझने वाले हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्लानर्स हैं तो उन्हें कल के सेशन में जरूर लाइएगा। प्लानर्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कल हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात तो ऑब्वियसली आने वाली है। इसके बाद हम 5 सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी करने वाले हैं। माता के गर्भ में बच्चे की 5 इंद्रियों का विकास कैसे किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कल हम आपको सिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको 2 चीजें कल लेकर बैठना है। कल का मटेरियल है मसाला दानी, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह आप जो डब्बे में रखते हैं, जिसको आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं रसोई बनाने के लिए, उससे आपको कल साथ में लेकर बैठना है। और एक बाउल के अंदर, एक कटोरी के अंदर गेहूं के दाने, बीन्स के दाने, ऐसे 5-6 अलग अलग धान के 4-4, 5-5 दाने मिक्स कर आप लेकर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक कटोरी में 15-20 अलग अलग धान के दाने आपको इकट्ठे कर रखने हैं। ये दोनों चीजें आपको कल लेकर बैठनी है। कल हम आपसे कुछ पकवाने वाले हैं, ये सारी चीजों से हम आपसे कुछ बनवाने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। और गैस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हम, सीधा वर्कशॉप में लाइव कुछ बनेगा, तो आप तैयार रहिएगा वो खाना खाने के लिए। तो ये चीजें कल हम लेकर बैठने वाले हैं। तो आज के सेशन को हम इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। होप कि आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। कल के सेशन पे 2 बजे वापस हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को हैप्पी गर्भ संस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी एक्टिविटीज दी गई है इन्हें टाइम टू टाइम कंप्लीट कर फटाफट से शेयर करिएगा। बाय बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार।